अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेड पैराबल फैबल फोकटेल। तो जो लिविंग माउंटेन है वो एक पैराबल का एग्जाम्पल है, तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लिविंग माउंटेन है वो 2022 में पब्लिश हुआ था और ये एक कॉशनरी टेल या इको पैराबल की तरह लिखा गया है, जो कि ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर को बताता है और उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स को बताता है। हु रोड द वी एस नाइपॉल्स बायोग्राफी द वर्ल्ड इज वॉट इट इज। तो जो वी एस नाइपॉल की बायोग्राफी है द वर्ल्ड इज वॉट इट इज, इसे लिखा है पैट्रिक फ्रेंच ने। जो बायोग्राफी है द वर्ल्ड इज वॉट इट इज, ये 2008 में पब्लिश हुई थी और ये जो इंडियन नोबेल लॉरेट है वी एस नाइपॉल, उनकी बायोग्राफी है जो पैट्रिक फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है। तोरू दत्स पोयम अवर कैजुएरेना ट्री इज स्ट्रक्चरली इंग्लिश सोड स्पेंसेरियन स्टैंजा इटालियन सोनेट या एलिसिक पोयम। तो जो तोरू दत्त की पोयम है अवर कैजुएरेना ट्री, ये एक तरीके से इंग्लिश ओड है। इस पोयम में तोरू दत्त डील्स विथ मेलंकोलिक मेमोरीज ऑफ अ लॉस्ट सिबलिंग और ये 11 लाइन स्टैंजा ओड के रूप में लिखी गई है, जो कि पेट्रार्कन सोनेट राइम्स और इंग्लिश स्टैंजिक वर्स दोनों के रूप में जानी जाती है। In which of his novel does Salman Rushdie use the technique of stratification? Same, Midnight Children, The Satanic was Haroun and the Sea of Stories। तो सलमान रश्दी ने चटनीफिकेशन टेक्निक का यूज़ अपनी मिडनाइट चिल्ड्रन में किया है। द चटनीफिकेशन वॉज फेमसली क्वाइंड बाय रश्दी इन मिडनाइट चिल्ड्रन to describe the blending of Indian vernacular rhythms, idioms and multi-layered cultural elements into the English language। Next, who is the author of the historical play तुगलक? तुगलक प्ले के ऑथर कौन है? महेश दत्तानी, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर। तो जो तुगलक प्ले है वह गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई है। तुगलक इज अ क्लासिक 1964 14 एक्ट प्ले है, जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई है। इट फॉलोज द आइडियलिस्टिक बट डीपली फ्लॉड 14th सेंचुरी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जानते हैं। उनकी एलोगरी की गई है पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के को लेकर। Which of the following novels feature the characters Nikhil, who advocates for universal humanism and non-violence over aggressive nationalism? कांतापुरा, The Home and the World, वेटिंग फॉर द महात्मा या मिडनाइट चिल्ड्रन। तो जो निखिल का कैरेक्टर है वो द होम एंड द वर्ल्ड इसमें दिखाई देता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक फेमस नोवेल है जो 1916 में पब्लिश हुई थी। उसमें एक कैरेक्टर है निखिल। जो ये 1916 की नोवेल है घरे बैरे रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसमें ये निखिल का कैरेक्टर आता है। राजा राव's कांतापुरा narrates the impact of whose mythical and political ideology on a remote South Indian village? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर अरविंदो। तो जो कांतापुरा है उसमें महात्मा गांधी का इम्पैक्ट दिखाई देता है। जो कांतापुरा नॉवेल है राजा राव की वो 1938 में आई थी और इसे एक तरीके से गांधीयन नॉवेल की तरह डिफाइन किया जाता है। ये दिखाता है कि हाउ गांधीज स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल enters a traditional village, transforming socio-economic hierarchies and spinning a narrative rhythm ट्रेडिशनल इंडियन स्थल पुराण। तो जो कांतापुरा है उसमें ट्रेडिशनल इंडियन स्थल पुराण के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। वेटिंग फॉर द महात्मा, अ नोवेल एक्सप्लोरिंग द डोमेस्टिक एंड रोमांटिक लाइफ्स ऑफ कैरेक्टर डीपली अल्टर्ड बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज रिटन बाय। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वेटिंग फॉर महात्मा नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, भवानी भट्टाचार्य। तो जो वेटिंग फॉर महात्मा है वह आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ये 1955 में पब्लिश हुई थी। इट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट्स महात्मा गांधी एज अ कैरेक्टर हु इंटर्स द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी, अल्टरिंग द लाइफ्स ऑफ द यंग प्रोटैगनिस्ट श्री राम एंड स्टॉन्च फॉलोअर नेम्ड भारती। रविन्द्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize in Literature in 1913, primarily for the English translation of which collection? तो इसे तो सभी जानते होंगे, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज आफ्टर हिज कलेक्शन गीतांजलि, या जिसे सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से भी जानते हैं।
इट कॉट इंटरनेशनल अक्लेम विद एन इंट्रोडक्शन रिटन बाय डब्ल्यू बेट्स। तो इसमें डब्ल्यू बेट्स ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द जीव ऑफ माल्टा? शाइलॉक, मार्लो, रोजनक्रैंस, बाराबास। तो जो जीव ऑफ माल्टा है उसका प्रोटैगनिस्ट है बाराबास। ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक मैकियावेलियन कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट है बाराबास। The green world in A Midsummer Night's Dream symbolizes chaos and disorder, rebirth and renewal, magic and fantasy, justice and fairness। तो जो ग्रीन वर्ल्ड है वह रीबर्थ और रिन्यूअल को सिम्बोलाइज करती है। दिस रिफर्स टू क्रिटिक नॉर्थऑफ फ्रायर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, वेयर मूविंग फ्रॉम द रिजिड लॉ ऑफ द सिटी टू अ नेचुरल बैकड्रॉप ट्रिगर्स पर्सनल ग्रोथ एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। John Dryden's All for Love is a heroic tragedy, a heroic play और a melodrama। तो जो जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है उसे एक हीरोइक ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है। इसे ड्राइडन ने 1677 में लिखा था। ये एडाप्टेशन है शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का, और इसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है हीरोइक कपलेट की जगह। The senior lady who is satirized in The Way of the World by William Congreve is Millamant, Mrs. Marwood, Lady Wishfort, Mrs. Fennel। तो जो सीनियर लेडी हैं जिन्हें सटराइज किया गया है वो हैं लेडी विस्फोर्ट। लेडी विस्फोर्ट जिनके नाम का ही लिटरल मीनिंग है विशिंग फॉर अ हस्बैंड, इज द एजिंग वुमन डेस्परेट फॉर लव हु इज रिपीटेडली ट्रिक्ड एंड सटराइज्ड इन दिस क्लासिक रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। The famous bee and spider allegory is depicted in Robinson Crusoe, The Battle of Books, Gulliver's Travels, A Tale of Love। तो जो फेमस एलिगरी है बी एंड स्पाइडर की वो बैटल ऑफ बुक्स में दिखाई देती है। ये जोनाथन स्विफ्ट की टेक्स्ट। द स्पाइडर रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न्स हु प्रोड्यूस थिंग्स स्ट्रिक्टली आउट ऑफ देयर ओन डर्ट, whereas the bee represent the ancients who gathers resources to bring forth sweet light and wisdom। Who wrote the unfinished epic poem Hyperion? तो इसे सभी जानते होंगे, हाइपेरियन को जॉन किट्स ने लिखा है। किट abandoned Hyperion and its rewrite The Fall of Hyperion, deeply feeling that the style was far too heavily influenced by Miltonic epic blank verse rather than his own voice। Which among the following poem has been held as a semi-wasteland? तो सेमी वेस्टलैंड की तरह किसे माना जाता है? डोवर बिच, थैरसिस, एम्पेडोकल्स ऑन एटना या स्कॉलर जिप्सी। तो इसका सही उत्तर है एम्पेडोकल्स ऑन एटना। मैथ्यू अर्नल्ड की ड्रामेटिक वर्स पोएम है एम्पेडोकल्स ऑन एटना। इट फीचर्स साइकोलॉजिकल थीम ऑफ स्पिरिचुअल एलिनेशन एंड क्रशिंग मॉडर्निटी दैट मिरर T.S. Eliot's द वेस्टलैंड। Oh sir, she smiled, no doubt, where I passed her, but who passed without much the same smile। These lines are found in the poem। तो ये लाइन कहाँ दिखाई देती हैं? पोरफारियस लवर, फ्रा लिपोलिपी, द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेस। तो ये लाइन है वो माई लास्ट डचेस में दिखाई देती हैं। दिस लाइन इज स्पोकन बाय द जेलस ड्यूक ऑफ फरेरा। Who among the following French poet wrote the poem Strange Meeting? विल्फ्रेड ओवन, रूपर्ट ब्रोक, आइजक रोजनबर्ग, सिगफ्रेड स्टेशन। तो जो पोएम है स्ट्रेंज मीटिंग वो लिखी गई है विल्फ्रेड ओवन के द्वारा। It's written during World War I। It chronicles a serial interaction in hell between two opposing soldiers, directly showing the brutality of warfare। The animal imagery is profusely found in the poetry of Seema Zeni, Ted Hughes, Philip Larkin, Carol and Luffy। तो एनिमल इमेजरी के साथ टेड ह्यूक्स का नाम लिया जाता है। ह्यूक्स is heavily celebrated for his intense and sometimes violent depiction of the natural world, जैसे कि द थॉट फॉक्स, पाइक, हॉक रूस्टिंग, ये सारे टेड ह्यूक्स के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय डोरिस लेशिंग? द लिटिल स्ट्रेंजर, द गोल्डन नोटबुक, द सी, द शी, द फिग ट्री। तो जो गोल्डन नोटबुक है वह डोरिस लेशिंग के द्वारा लिखी गई है। ये 1962 में पब्लिश्ड हुई थी।
अब हम अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट इज नोन फॉर द यूज ऑफ एंटीथेसिस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हिटमैन, R.W. इमर्सन। तो जो एंटीथेसिस के यूज़ के लिए जानी जाती हैं वो है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन रेगुलरली यूटिलाइजेस स्ट्रक्चरल एंड थीमेटिक एंटीथेसिस, पेयरिंग अपोजिंग आइडियाज लाइक लाइफ डेथ, प्रेजेंस एब्सेंस। The Crucible is an allegory for the historical event of the Salem witch trials, the French Revolution, the American Civil War, the Holocaust। तो आर्थर मिलर की जो क्रूसिबल है जो 1953 में आई थी, अमेरिकन ड्रामा है, वो द सैलेम विच ट्रायल की एलेगरी है। सैलेम विच ट्रायल ऑफ 1692 टू क्रिटिक द कंटेम्प्रेरी एंटी कम्युनिस्ट विच हंट लेड बाय सीनेटर जोसेफ मैकार्थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Adventure of Huckleberry Finn and the Adventures of Tom Sawyer are the novel cast in Pistolary mode, Picaresque mode, Regional mode, Historical mode। तो ये Picaresque मोड में लिखी गई है। मार्क ट्वेन्स मास्टरपीस फॉलो रफ आउटसाइडर प्रोटैगनिस्ट। जर्नी अलॉन्ग द मिसिसिपी रिवर इसे एक क्लासिक Picaresque ट्रेडिशन दिखाई देती हैं। अब नॉन ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क देखते हैं अब। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथार्सिस एज अ परगेशन ऑफ पीटी एंड फियर वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चरली डिफाइंड इन रिलेशन टू द ट्रेजिडी बाइम। तो जो कैथार्सिस का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉन्जिनस, होरेस। तो ये अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। It is foundational work poetics. Aristotle introduces catharsis to explain the emotional cleansing or purification. Who coined the phrase sweetness and light? John Dryden, Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel Johnson। तो जोनाथन स्विफ्ट को जोड़ा जाता है स्वीटनेस एंड लाइट। मैथ्यू अर्नल्ड ने इसका हैविली यूज़ किया है अपने कल्चरल एनार्की में, लेकिन ये जो फ्रेस है वो ओरिजिनली क्वाइंट किया गया था जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। उनकी जो प्रोस सटायर है द बैटल ऑफ द बुक्स, जिसमें उन्होंने बियर स्पाइडर की एलिगरी दी है, उसमें उन्होंने स्वीटनेस एंड लाइट का कॉन्सेप्ट क्वाइंट किया है। द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वॉज फॉर्मुलेटेड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलेरिज, जॉन किट्स, पी.बी. शैली। तो जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है वो एस.टी. कोलेरिज के द्वारा क्वाइन किया गया था। कोलेरिज ने इस टर्म को अपनी जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया उसके चैप्टर 14 में यूज़ किया है। Who among the following critics define poetry as a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty? T.S. Eliot, मैथ्यू अर्नल्ड, वाल्टर पैटर, F.R. लुईस। तो ये जो डिफिनेशन है वह मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा दी गई है। अर्नल्ड अपने वर्क में हाई मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ही ये डिफिनेशन दिया है। अब हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थ्योरी का क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट विच आर्गूज फॉर एन इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री वॉज रिटन बाय। तो जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट है वो T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है, जो 1919 में पब्लिश हुई थी। द एसे इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। The term green world used to critically analyze the structural setting and transformation in Shakespearean comedy was introduced by। जो टर्म है ग्रीन वर्ल्ड वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जी विल्सन नाइट, नॉर्थऑफ फ्रायर, A.C. बर्डली, स्टीफन ग्रीनब्लाट। तो ये नॉर्थऑफ फ्राई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक मिथ क्रिटिक है। उनका जो वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म।
अब कल्चरल स्टडीज़ के क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसे देखते हैं। द फाउंडेशनल सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज विच कैटेलाइज द सिस्टमैटिक एकेडमिक स्टडी ऑफ पॉपुलर कल्चर वॉज इस्टेब्लिश्ड एट विच यूनिवर्सिटी। तो जो पूछा जा रहा है कि जो CCCS है वह कौन सी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम या यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। Founded in 1964 by Richard Hogarth with Stuart Hall serving as a key director later. Who among the following theorist critic developed the encoding decoding model of communication to analyze how media messages are produced and interpreted by audience? तो जो encoding decoding है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, E.P. थॉमसन, लुइस अल्थुजर। तो जो इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल है वह स्टुअर्ट हॉल के द्वारा डेवलप किया गया था। स्टुअर्ट हॉल ग्राउंड ब्रेकिंग एसे इन कोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स जो 1973 में आई थी, और गुड दैट मीडिया टेक्स्ट आर इनकोडेड विद स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स बाय प्रोड्यूसर बट कैन बी डिकोडेड बाय ऑडियंस इन डोमिनेंट नेगोशिएटेड आर अपोजिशनल वेज। In cultural studies, the term hegemony describing how the ruling class uses cultural institutions to maintain power through consent rather than violence was originally conceptualized by। जो हेजीमनी है वो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। वाल्टर बेंजामिन, एंटोनियो ग्राम्स्की, थियोडोर अडोर्नो या मैक्स ऑर्खहाइमर। तो जो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि जो रूलिंग क्लास है वो किस तरह से कल्चरल इंस्टीट्यूशन को अपनी पावर मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, कैसे वो पॉजिटिवली कंसेंट लेते रहते हैं, वो किसी वायलेंस से अपनी पावर को रूल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो पैसिवली इन कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो स्कूल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उनके ज़रिए अपना पावर को मेंटेन रखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा, जो इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। उन्होंने थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजीमनी फॉर्मुलेट किया था, उनकी जो प्रिजन नोटबुक थी उसमें। डिक हैबिस सेमिनल 1979 वर्क सब कल्चर द मीनिंग ऑफ स्टाइल फोकस हैविली ऑन एनालाइजिंग द स्टाइल एंड रेजिस्टेंस ऑफ विच पोस्ट वॉर ब्रिटिश सब कल्चर द मॉड्स, द पंक्स, द रॉकर्स, द हिपीज। तो इसका आंसर है द पंक्स। इसमें हैबिस ने दिखाया है कि कैसे जो पंक यूथ सब कल्चर इन ब्रिटेन used clothing, hairstyle and music as form of symbolic stylistic resistance against mainstream capitalist consumption pattern।